गुड मॉर्निंग दोस्तों, लाइक स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं गुहिल वंश और गुहिल वंश के बारे में। जो मेवाड़ में गुहिल वंश है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं गुहिल वंश के बारे में। तो बात करें गुहिल वंश कब से कब तक चला, तो ये चलता है हमारा 565 ईस्वी से 1303 ईस्वी तक ये गुहिल वंश चलता है। तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, गुहिल वंश और की बात करें या मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ राजस्थान में कहाँ पे स्थित है? ये वाला जो क्षेत्र दक्षिणी जो राजस्थान है ये मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब मेवाड़ क्षेत्र को किस किस नामों से जाना जाता है इसके बारे में भी आपको चर्चा करने वाले हैं कि मेवाड़ जो क्षेत्र है इसको प्रागवाट के नाम से जाना जाता है, प्रागवाट के नाम से जाना जाता है, मेदपाट के नाम से जाना जाता है, मेदपाट के नाम से जाना जाता है, और सीवी जनपद, और किस नाम से? सीवी जनपद, सीवी जनपद के नाम से जाना जाता है, नगरी के नाम से जाना जाता है, और किस नाम से जाना जाता है? नगरी। और नगरी को जो वर्तमान में क्या है, चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्र है वह नगरी कहलाता था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब चित्तौड़गढ़ में नगरी से एक आपको ध्यान रखना है कि नगरी सभ्यता, नगरी सभ्यता की बात पूछ ली जाए तो नगरी सभ्यता कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये पड़ जाएगी आपके चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है नगरी सभ्यता। ठीक है दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मेवाड़ क्षेत्र के गुहिल वंश की। मेवाड़ क्षेत्र का जो गुहिल वंश है ये 565 ईस्वी से 1303 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। कि कौन सा वंश चलता है? गुहिल वंश चलता है। तो इसमें जितने भी शासकों ने राज किया, जितने भी शासक आए उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज। दोस्तों, मेवाड़ जो क्षेत्र है, मेवाड़ का जो प्राचीन नाम के बारे में अगर चर्चा करें तो दोस्तों प्रागवाट इसको कहा जाता था, और मेदपाट इसको कहा जाता था, सीवी जनपद भी इसी का नाम था, और नगरी के नाम से भी इसी को जाना जाता था। जो नगरी वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में है जो स्थित है, और चित्तौड़गढ़ वाला जो क्षेत्र है वो नगरी के नाम से जाना जाता था। नगरी सभ्यता कहाँ पे स्थित है? तो यही चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आगे की चर्चा। अब बात करने वाले हैं दोस्तों मेवाड़ का जो गुहिल वंश है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, कहां से कहां तक? तो आपका जो गुहादित्य है, कहां जो गुहिल वंश कहां से कहां तक चलता है? तो गुहादित्य से, कहां से? गुहादित्य से, गुहादित्य से रतन सिंह के का जो शासनकाल हुआ वहां तक ये है जो गुहिल वंश चालू होता है। यहां से प्रारंभ होता है, यहां पे जाके खत्म हो जाता है। इसका शासनकाल रहता है 565 ईस्वी से, और इसका शासनकाल हो जाता है 1303 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, तो ये इतनी हम चर्चा करने वाले हैं। यहां से स्टार्ट होकर यहां तक का जितना भी दौर है, जितने भी शासक आए उनके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं गुहादित्य। गुहादित्य है जो कहा जाता है कि गुहादित्य है जो शिलादित्य के पुत्र हुए थे। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करें गुहादित्य, किसकी बात करें दोस्तों? गुहादित्य। गुहादित्य का एक और नाम आता है गुहिलादित्य। क्या नाम आता है? गुहिलादित्य। गुहिलादित्य भी इसी का नाम आता है। ठीक है, तो दोनों नामों का आपको ध्यान रखना है। इसका जो शासनकाल आता है ये, अब बात आती है कि कर्नल जो थे भूगोलवेत्ता, उन्होंने जो इनको जो मेवाड़ के जो गुहिल वंश है इनको क्या कहा है? तो इनको एक तो क्या कहा है? विदेशी माना है। किसने माना? टोड ने। कर्नल जो टोड थे, कर्नल टोड ने इनको क्या कहा है? ये विदेशी माना है कि ये विदेशी है। कि कौन से हैं? विदेशी माना है, विदेशियों की संतान माना है। ठीक है, एक और बात आती है कि एक और आता है आपके गौरीशंकर जो ओझा है, गौरीशंकर ओझा जी हैं। इन्होंने जो क्षत्रिय माना है, क्या माना है? क्षत्रिय माना है। क्या माना है दोस्तों? क्षत्रिय माना है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि कर्नल जेम्स टोड ने जो गुहिलों को क्या माना है? विदेशी माना है। और
गौरीशंकर जो हीराचंद ओझा जी हैं, उन्होंने क्षत्रियों की संतान माना है किन्हें, गोहिल वंशों को। ठीक है, अब आगे की चर्चा करते हैं। जो गोहिला जो दिखते हैं, गोहिल वंश की है, जो इन्होंने ये वास्तविक ये संस्थापक माने जाते हैं। तो चर्चा करते हैं गोहिल वंश या गोहिल वंश के बारे में। गोहिल वंश में प्रथम शासक आता है गुहादित्य। ठीक है, एक जो इससे क्या कहा जाता है, गोहिल वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। कौन से वंश का? गोहिल वंश का। गोहिल वंश का संस्थापक में माना जाता है कौन? गुहादित्य। ठीक है, बात आती है गुजरात में एक जगह पड़ती है, और गुजरात का जो एक जगह का नाम आ जाता है वल्लभी। क्या नाम आ जाता है? वल्लभी। और वल्लभी कहां पे है? वल्लभी है आपका गुजरात में। यहाँ के गुजरात के ये वल्लभी नामक स्थान के ये क्या थे? राजा थे। कौन थे? राजा थे। एक राजा थे जिनका नाम आता है शिलादित्य। क्या नाम आता है? शिलादित्य। और शिलादित्य के की जो पत्नी है, इनकी रानी है, रानी का नाम आ जाता है पुष्पावती। क्या नाम आ जाता है? पुष्पावती। पुष्पावती और शिलादित्य का पुत्र होता है कौन? गुहादित्य। अब गुहादित्य इनका नाम इसलिए रखा जाता है क्योंकि गुहादित्य ये गुफाओं में इनका जन्म हुआ, इसलिए इनका नाम क्या हो गया? गुहादित्य। अगली बात आती है कि अगर इनके जो बचपन में लालन पालन करने वाली जो दाई माँ है, दाई माँ की बात अगर की जाए तो दाई माँ क्या हो जाती है? इनका दाई माँ का नाम आ जाता है कमलावती। क्या नाम आ जाता है? कमलावती। तो कमलावती इनकी दाई माँ हो जाती है, बचपन में इनका लालन पालन करती है गुहादित्य की। और इनके पिताजी का नाम आ जाता है शिलादित्य। ये कहाँ के राजा होते हैं? तो ये वल्लभी गुजरात के राजा होते हैं। ठीक है, इनकी जो माता का नाम आता है गुहादित्य की, वो पुष्पावती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दाई माँ के बारे में पूछ लिया जाए तो कमलावती ये दाई माँ है किनकी? शिलादित्य की, सॉरी गुहादित्य की। अब चर्चा करते हैं आगे की बात। ठीक है, तो दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। अब बात आती है क्या आती है कि जो गुहादित्य है जो गुजरात में जब क्या होता है, एक जगह है और उस जगह का नाम आ जाता है ऊंदरी। कौन सी जगह? ऊंदरी नामक जगह पे ये बचपन में खेल रहे थे, और खेलते वक्त जो भील सरदार थे, कौन? भील सरदारों के द्वारा, भील सरदार के द्वारा अपने खून से क्या किया? खून से है जो राज तिलक कर दिया, और जब से ही ये क्या हो गए? ये शासक बन जाते हैं। तो इनका राज तिलक किन्होंने किया? भील सरदारों के द्वारा अपने खून से ऊंदरी गांव में जो खेलते वक्त इनका जो शासन स्थापित कर दिया था, तो इनका राज तिलक कर दिया गया था। ठीक है, इसके बारे में इतनी चर्चा मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात, अगला जो इसके बाद में शासक आता है उनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला जो शासक आता है उसकी चर्चा करते हैं। तो अगला शासक कौन आ जाता है? वो आ जाता है बप्पा रावल। बप्पा रावल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, बप्पा रावल के बारे में हम चर्चा करते हैं। कौन आ जाता है इसके बाद में? बप्पा रावल। बप्पा रावल या इसी को कालभोज भी कहा जाता है। कालभोज, कालभोज के नाम से भी इसी को जाना जाता है, बप्पा रावल को। ये कभी कभी क्या होता है कि इनको अलग अलग व्यक्ति समझ लिया जाता है कि बप्पा रावल अलग व्यक्ति था और कालभोज अलग व्यक्ति था, पर ऐसा नहीं है, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। बप्पा इनकी उपाधि थी, रावल इनका वंश था। ठीक है, वंश का इनकी शाखा थी, इनका जो रावल वंश से ये थे, और बप्पा इनकी क्या थी? उपाधि थी। तो कालभोज और बप्पा रावल के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अब बात आती है कि गुहिल जो वंश था, गुहिल वंश कौन सा? गुहिल वंश। और गुहिल वंश के ये क्या कहलाते हैं? वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक की अगर बात की जाती है, वास्तविक संस्थापक की अगर बात करें तो दोस्तों वास्तविक संस्थापक कौन हो जाता है गुहिल वंश का? ये बप्पा रावल या कालभोज, ये वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि जब बचपन में ही ये छोटे थे तो हारित ऋषि नाम के एक ऋषि हुआ करते थे, उनकी ये जो उनका पालन पोषण करते थे, सॉरी उनकी देखरेख करते थे, उनकी सेवा करते थे, और उनकी गायों को चराया करते थे। तो ये कहानी आती है, तो उनकी सेवा करते थे। इनकी हारित ऋषि है,
हारित ऋषि है उनकी सेवा करते थे। कौन करते थे? कालभोज या बप्पा रावल। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आगे चर्चा करते हैं अब इसके बारे में। कालभोज या बप्पा रावल जी हैं, जो क्या होता है कि ये हारित ऋषि की गायें चराया करते थे। और ये है जो क्या होता है 728 ईस्वी की बात आती है। 728 ईस्वी में इन्होंने क्या किया कि जो मान मोरी से जो चित्तौड़गढ़ है जो युद्ध करके क्या कर लेते हैं? जीत लेते हैं। किसको जीत लेते हैं? चित्तौड़ को जो जीत लेते हैं युद्ध करके। किससे जीत लिया जाता है? मानमोरी से। कब हराया जाता है? तो ये 728 ईस्वी में या 727 28 दोनों मिल सकती है, तो आपको इन पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, 728 में मानमोरी को चित्तौड़ से हराकर चित्तौड़ पे अपना अधिकार कर लेते हैं। कौन कर लेते हैं? बप्पा रावल जी कर लेते हैं। ठीक है, फिर बात आती है कि इसको जीतने के बाद में जो कालभोज है, बप्पा रावल है, अपनी राजधानी किसको बनाता है? अपनी राजधानी बनाते हैं। राजधानी किसको बना देते हैं? ये किसको बना देते हैं? नागदा को। और नागदा कहाँ पे स्थित है? ये आ जाता है उदयपुर में नागदा स्थित है। ठीक है, तो अपनी राजधानी किसको बना लेते हैं? नागदा को बना लेते हैं। और नागदा कहाँ पे स्थित है? तो ये उदयपुर में स्थित है। ठीक है, अब एक और बात आती है कि इसमें एक प्रशस्ति आती है, और प्रशस्ति का नाम आ जाता है रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति में ये कहा है कि बप्पा रावल और कालभोज ये दोनों एक व्यक्ति न होकर अलग अलग व्यक्ति थे। तो इसके बारे में अगर पूछा जाए कि किस प्रशस्ति में ये कहा गया है कि बप्पा और रावल को अलग अलग व्यक्ति बताया है, तो आपको रणकपुर प्रशस्ति में इसका उल्लेख दिया गया है। ठीक है, इतनी हमें जानकारी याद रखनी है। एक और बात आती है कि वो अपनी राजधानी यहाँ पे बनाते हैं नागदा में। तो जो बप्पा रावल है, बप्पा रावल की जो समाधि है, ठीक है, या बप्पा रावल की छतरी की बात करें कि बप्पा रावल की जो छतरी है वो कहाँ पे स्थित है? तो बप्पा रावल की छतरी आ जाती है कहाँ पे? नागदा में बप्पा रावल की छतरी स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं रणकपुर प्रशस्ति में ये कहा गया है कि आपको इसको कालभोज और बप्पा रावल को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। एक और बात आती है कि मेवाड़ में सबसे पहले है जो इन्होंने क्या किया। आगे बढ़ते हैं। तो वास्तविक संस्थापक गोहिल वंश के कौन हो जाते हैं? कालभोज या बप्पा रावल। ठीक है, मेवाड़ में इन्हीं के द्वारा है जो मेवाड़ में क्या चलाए जाते हैं? मेवाड़ में सोने के सिक्के। किसके? सोने के सिक्के चलाए जाते हैं। किनके द्वारा? तो ये चलाए जाते हैं बप्पा रावल जी के द्वारा। और इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? अजमेर से इसके सिक्के मिलते हैं। किससे? अजमेर में इसके सिक्के प्राप्त होते हैं। अजमेर में जो इसके सिक्के मिलते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? तो बप्पा रावल जी ने चलाए हैं। और एक और बात आती है कि ये जो सिक्के हैं ये कहाँ से मिले? तो ये अजमेर से ये सिक्के मिले हैं। एक और बात आती है कि जो अजमेर से सिक्के मिले और ये जो सिक्के थे इनका वजन आता है तो 115 जो ग्रेन का इनका एक सिक्का होता था। 15 ग्रेन का एक सिक्का माना जाता था। ठीक है, जो कहां से मिले थे? अजमेर से मिले थे। ठीक है, एक और बात आती है कि उदयपुर में एक जगह है और उसका नाम आ जाता है कैलाशपुरी। कहां? कैलाशपुरी। और कैलाशपुरी कहां पे है? उदयपुर। इन्होंने कैलाशपुरी उदयपुर में क्या किया? कैलाशपुरी उदयपुर में एक लिंग जी की मंदिर का निर्माण करवाया। एक लिंग जी के मंदिर का, किसका? एक लिंग जी के मंदिर का है जो इन्होंने निर्माण करवाया। किन्होंने निर्माण करवाया? बप्पा रावल जी ने निर्माण करवाया। कहां पे करवाया? कैलाशपुरी उदयपुर में जो बप्पा रावल जी ने एक लिंग जी का मंदिर का निर्माण करवाया। एक और बात आती है कि जो मेवाड़ के जो महाराणा हुए, मेवाड़ के जो महाराणा
जब युद्ध करने जाते थे तो सबसे पहले दर्शन यहाँ पे ढोक लगा के जाते थे एकलिंग जी के यहाँ पे मंदिर में, आशीर्वाद लेके जाते थे। और आशीर्वाद लेके जाने के बाद में उसको क्या कहा जाता था, तो उसको कहा जाता था आस का मांगना। क्या कहलाता था वो? आस का मांगना, आशीर्वाद मांगना, आस का मांगना। ठीक है, तो आशीर्वाद मांगना जो आस का मांगना कहलाता था। और ये मेवाड़ के महाराणाओं द्वारा किया जाता था। जब युद्ध करने जाते थे मेवाड़ के जो महाराणा थे वो, तो एकलिंग जी के मंदिर में अपना आशीर्वाद लेके जाते थे युद्ध करने के लिए। और उससे क्या कहा जाता था? तो क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, आस का मांगना क्या है? तो ये आस का मांगना मेवाड़ के महाराणाओं द्वारा एकलिंग जी के मंदिर में जो आशीर्वाद लेके जो युद्ध पे जाते थे उसको ये कहा जाता था। ठीक है, अब इसमें एक बात और आती है कि जो एकलिंग जी का जो मंदिर है वहां पे है जो महाशिवरात्रि को, कब? महाशिवरात्रि को मेला लगता है। यहाँ पे महाशिवरात्रि को एक मेला लगता है। और कब लगता है? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी, फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को ये मेला लगता है। कहाँ पे लगता है? तो ये कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग जी के मंदिर पे मेला लगता है। और ये कब लगता है? तो महाशिवरात्रि को ये मेला लगता है, फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को ये मेला लगता है। बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि बप्पा रावल है, बप्पा रावल जी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो बप्पा रावल जी को कहा जाता है, कालभोज के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए इनके द्वारा। जो कहां से वो सिक्का कहां से प्राप्त होता है? तो अजमेर से प्राप्त होता है। इनका वजन होता है 115 ग्रेन का इनका वजन होता है। मेवाड़ के जितने भी महाराणा थे, एक और बात आती है कि जो बप्पा रावल जी हैं इन्होंने कैलाशपुरी में उदयपुर में इन्होंने एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया। और एकलिंग जी के मंदिर में ही जो मेवाड़ के महाराणा हैं उनके द्वारा जो युद्ध करने जाते थे तो यहाँ पे आशीर्वाद लेके जाते थे। तो उसको क्या कहा जाता? तो आस का मांगना कहा जाता था। एकलिंग जी का जो मंदिर है वहां पे मेला भरता था महाशिवरात्रि को एकलिंग जी का जो एकलिंग जी का मेला भरता था। और ये कब भरा जाता था? कब भरा जाता था? तो ये फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को भरा जाता था। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ दोस्तों। ठीक है, तो इतनी आपको जानकारी इस के माध्यम से दी जाती है, आपको इतना ध्यान रखना है। अब चर्चा करते हैं कुछ और थोड़ी सी कि यहाँ पे एक शासक और उनके द्वारा जो राजधानी बनाई गई, शासकों के द्वारा शासक और राजधानी जो बनाई गई, राजधानी जो बनाई गई उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बप्पा रावल जी ने अभी बताया, बप्पा रावल ने अपनी राजधानी कौन सी बनाई थी? तो अपनी राजधानी बनाई थी नागदा। कहाँ बनाई थी? नागदा में। नागदा कहाँ पे है आपको पता ही है, उदयपुर में स्थित है। ठीक है, इसके बाद में आता है अल्लट। अल्लट के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और अल्लट जो है उन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो अल्लट से आहड़, ऐसे क्या हो जाएगा? आहड़ को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, उसके बाद में आता है जेतर सिंह को भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जेतर सिंह ने भी अपनी राजधानी जो बनाई थी वो बनाई थी जेतर सिंह को ने जेतर से कैसे याद रखोगे? जेत्र, चित्र और इत्र। ठीक है, तो आप इसकी राजधानी इसने किसको बनाई? तो चित्तौड़ को बनाई, चित्तौड़ को। ठीक है, चित्तौड़ को ये अपनी राजधानी बनाते हैं। तो बप्पा ने राजधानी किसको बनाई? नागदा को बनाई। अल्लट ने आहड़ को बनाई। और जेतर सिंह ने चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, अब चर्चा करते हैं आगे की तरफ। आगे की चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज जितने भी लोगों तक ये सुविधा पहुंच सके उसको पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। और हमारा उद्देश्य ये रहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं अगला शासक आता है हमारा अल्लट।
जो अगला शासक आता है और अल्लट के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, हमने पढ़ा कालभोज को, बप्पा रावल जी को पढ़ा, गुहादित्य को पढ़ा। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम किसको, अल्लट को। अल्लट के बारे में कुछ इतना ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, पर थोड़ा बहुत है जो इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अल्लट है जो, अल्लट को क्या कहा जाता है कि जो इसमें किसमें ख्यात जो होती है, क्या होती है, ख्यात जो होती है, ख्यातों में इन्हें ख्यातों में किस नाम से जाना जाता है, तो उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो इसको ख्यातों में किस नाम से जाना जाता है, आलू राव के नाम से जाना जाता है ख्यातों में। ठीक है, किसको कहा जाता है, आलू राव, तो ये कहा जाता है, अल्लट को कहा जाता है। और ये अल्लट जो है, अल्लट क्या थे, एक आलसी इंसान थे। कैसे इंसान थे, आलसी इंसान थे। ठीक है, आलसी इंसान थे। आलसी इंसान होने के कारण इन्होंने क्या कहा, इन्होंने है तो सर्वप्रथम मेवाड़ में क्या किया इसने, कि सर्वप्रथम मेवाड़ में नौकरशाही प्रथा चलाई। नौकरशाही प्रथा सर्वप्रथम किसने चलाई, अल्लट ने। क्योंकि आलसी राजा था, और आलसी राजा जो आलसी व्यक्ति होता है, वही उसी को नौकर की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए इनके द्वारा मेवाड़ में सर्वप्रथम क्या चलाई गई, नौकरशाही प्रथा चलाई गई। किनके द्वारा, जो अल्लट के द्वारा। अब बात आती है कि जो एक पुत्री थी और हुण वंश की, वो पुत्री होती है कौन से वंश की, हुण वंश की। और हुण वंश की जो राजकुमारी थी, पुत्री नहीं, राजकुमारी, और राजकुमारी का नाम आ जाता है हरिया देवी से ये क्या करते हैं, विवाह कर देते हैं। विवाह करके जो रानी बना लेते हैं, किसको, हुण वंश की राजकुमारी हरिया देवी को अपनी रानी बना लेते हैं। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अल्लट ने है जो क्या किया, अल्लट ने आहड़ को, किसको, आहड़ को अपनी राजधानी बनाई। अभी बताया मैंने, अल्लट ने आहड़ को अपनी क्या बनाई, अपनी राजधानी बनाई। अपनी राजधानी किसको बनाई, तो जो आहड़ को बनाई थी अल्लट ने। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और नौकरशाही प्रथा का सर्वप्रथम प्रारंभ किसने किया, तो अल्लट ने किया। तो इससे संबंधित आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। अब हमने पढ़ा था कालभोज या बप्पा रावल। ठीक है, उसके बारे में शासक कौन आया मेवाड़ पे, अल्लट आया। और अल्लट इतना प्रभावी शासक नहीं था, फिर भी इसने थोड़ा बहुत अच्छा काम किया। क्या किया, ख्यातों में इसको आलू राव कहा जाता है। आलसी व्यक्ति प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है, वो उसको नौकर की जरूरत पड़ती है। तो ये जो व्यक्ति था, ये जो राजा था, ये आलसी प्रवृत्ति का था। आलसी प्रवृत्ति का होने के कारण इसको नौकरशाही प्रथा का प्रारंभ करना पड़ा मेवाड़ में। तो मेवाड़ में प्रथम क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि मेवाड़ में नौकरशाही प्रथा का प्रारंभ किस शासक के द्वारा किया जाता है, तो अल्लट के द्वारा किया जाता है। ठीक हो, एक और बात आती है कि आहड़ को अपनी राजधानी बनाई। आहड़ को क्या बनाई, अपनी राजधानी बनाई। और हुण राजकुमारी जो हरिया देवी है, उनसे ये शादी करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले शासक पे, अगले शासक की चर्चा करते हैं। अगला शासक आता है, कौन आ जाता है, अगला शासक शक्ति से। कौन आता है, शक्ति। और शक्ति जो इतना प्रभावी शासक नहीं होता है, कौन आ जाता है, शक्ति। इसको शक्ति कहा जाता है या शक्ति कुमार भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखनी कि इतना प्रभावी शासक ना होने के कारण इसका ज्यादा कुछ इतना डिटेल से नहीं पूछ सकते। तो ये एक, इसके बाद में आ जाता है, फिर कौन आ जाता है, इसके बाद में कौन सा आ जाता है, रण सिंह। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं आगे रण सिंह के बारे में। तो रण सिंह के बारे में भी हम चर्चा करेंगे थोड़ी बहुत। ठीक है, तो आपको अल्लट को ध्यान रखना है। आपको कालभोज के बारे में क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन बनता है आपके गुहादित्य के बारे में। और कालभोज को है जो गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको माना जाता है, कालभोज को या बप्पा रावल को है जो गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वैसे संस्थापक किसको माना जाता है, वास्तविक संस्थापक तो ये हो गया आपका कौन, कालभोज या बप्पा रावल। पर इसके गुहिल वंश का जो प्रारंभिक संस्थापक माना जाता है, वो माना जाता है गुहादित्य को। ठीक है, अब पढ़ते हैं रण सिंह। रण सिंह के बारे में हम पढ़ते हैं। अगला शासक आता है आपका, कौन आ जाता है, रण सिंह। रण सिंह के बारे में थोड़ी बहुत हम चर्चा करने वाले हैं।
रण सिंह एक ऐसा शासक था, इसके शासनकाल में है जो इसके दो पुत्र हुए, दो पुत्रों ने क्या किया, अलग अलग शाखाओं में इसको बांट दिया, गुहिल वंश को अलग अलग शाखाओं में बांट दिया। तो गुहिल वंश को दो शाखाओं में, कितनी बार शाखाओं में, सॉरी, दो शाखाओं में है जो इनको बांट देते हैं कि इसके पुत्रों ने, किसके पुत्रों ने, रण सिंह के। और रण सिंह का जो पहला पुत्र, प्रथम पुत्र है, उसने जो उसका नाम आ जाता है खेम सिंह। क्या आ जाता है, खेम सिंह। और खेम सिंह ने प्रथम शाखा क्या बना दी, प्रथम शाखा इसका है जो प्रथम विभाजन किया और उसका नाम आ जाता है रावल शाखा। क्या आ जाता है, रावल शाखा। एक तो क्या आ जाती है, रावल शाखा। दूसरी आ जाती है आपकी राणा शाखा। दूसरी नंबर पे क्या जाती है, राणा शाखा, राणा शाखा। तो एक पुत्र का नाम आ जाता है खेम सिंह, इसने जो किसका, रावल शाखा का निर्माण किया। और एक दूसरा जो पुत्र आ जाता है उसका नाम आ जाता है पुत्र दूसरा है राहब सिसोदा। राहब, कौन सा, राहब सिसोदा। राहब इसका नाम होता है, सिसोदा चला जाता है। सिसोदा जाने के बाद में इसने राणा शाखा का की नींव रखी, ठीक है। और ये मेवाड़ में रह जाता है खेम सिंह, ठीक है। तो इसने कौन सी शाखा प्रारंभ की, रावल शाखा का है जो रावल शाखा का प्रारंभ करके इस पे शासन करता है। इसके बाद में इतनी इसके बारे में चर्चा की जाती है कि रण सिंह के शासन काल में दो शाखाओं में बढ़ जाता है। कौन कौन सी, रावल शाखा और राणा शाखा, दो शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं इतने दो पुत्रों के कारण। एक पुत्र का नाम आता है खेम सिंह और एक पुत्र का नाम आ जाता है राहब, ठीक है। तो जो ये है खेम सिंह, ये चला जाता है कहाँ, मेवाड़ में रह जाता है, चित्तौड़गढ़ में शासन करने लग जाता है। कहाँ पे, चित्तौड़ में चित्तौड़ का शासक बन जाता है, राजा बन जाता है और वहां शासन करने लग जाता है। अगला शासक आता है सामंत सिंह। क्या आ जाता है, सामंत सिंह। सामंत सिंह के बारे में कुछ इतनी जानकारी नहीं मिलती, इसलिए इसको हम नहीं पढ़ने वाले, अगले शासक पे चलेंगे। और अगला शासक आपका आ जाता है जेतर सिंह, ठीक है। तो सामंत सिंह के बाद में आ जाता है जेतर सिंह। अब पढ़ने वाले हैं जेतर सिंह को। कौन सा शासक आ जाता है, जेतर सिंह। जेतर सिंह मेवाड़ की गद्दी पे बैठता है। मेवाड़ की गद्दी पे बैठने के बाद में क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जेतर बैठता है 1213 से 1250 ईस्वी तक ये शासन करता है, ठीक है। कौन करता है, जेतर सिंह। जेतर सिंह 1213 ईस्वी से 1250 ईस्वी तक ये शासन करता है। और इधर आता है एक नागदा। नागदा कहाँ पे है, नागदा कहाँ पे है तो बताओ, उदयपुर में स्थित है नागदा। इधर आ जाता है एक शासक होता है, उसका नाम आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या किया, इल्तुतमिश ने क्या किया कि इसने इल्तुतमिश ने नागदा पे आक्रमण किया। नागदा पे आक्रमण किसने किया, इल्तुतमिश ने किया, ठीक है। कब किया, तो ये आती है बात, कब की बात आ जाती है, 1227 से 28 तक की बात, ये बात यहां तक की आती है। 1227 और 28 में एक युद्ध होता है। और ये युद्ध किसके द्वारा किया जाता है, तो इधर होता है जेतर सिंह और इधर आ जाता है इल्तुतमिश और जेतर सिंह के मध्य युद्ध आक्रमण होता है, युद्ध होता है। कौन सा हो जाता है, ये बूताला का युद्ध। कौन सा आ जाता है, बूताला युद्ध। और बूताला का जो युद्ध है, कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने नागदा पे इतनी तोड़फोड़ की, इतना नुकसान पहुंचाया कि जो इसलिए जैसे भूतों के द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है, उस तरीके से इसने तोड़फोड़ की, इतना नुकसान पहुंचाया। कब किया जाता है बूताला का युद्ध, तो ये आ जाती है बात आपकी 1227 से 1228 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा जाता है। जेतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में ये युद्ध लड़ा जाता है। कहां, कौन सा युद्ध, बूताला का युद्ध। कहां लड़ा जाता है, नागदा में, ठीक है, मेवाड़ में लड़ा जाता है।
आगे चर्चा करते हैं। जेतर सिंह हम पढ़ रहे हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कब किया जाता है, 1227 से 1228 के मध्य भूतला का युद्ध। ठीक है, एक और बात आती है, जब जेतर सिंह और इल्तुतमिश जो क्या था, तुर्क था, और तुर्कों के मध्य जो युद्ध होता है, तुर्कों के मध्य और जेतर सिंह के मध्य ये युद्ध होता है, इसकी जानकारी हमें मिलती है हम्मीर मद मर्दन। कौन सी हम्मीर मद मर्दन ग्रंथ में इसकी जानकारी मिलती है। कौन से ग्रंथ में? हम्मीर मद मर्दन नामक ग्रंथ में है, जो इसकी रचना किसके द्वारा की जाती है? नयन चंद्र सूरी। हमीर मद मर्दन की जो रचना नयन चंद्र सूरी द्वारा नहीं की जाती, ये की जाती है जय सिंह द्वारा इसकी रचना की जाती है। हम भी जय सिंह भी कहा जाता है इसको, जय सिंह सूरी भी कह सकते हैं, सूरी। जय सिंह सूरी के द्वारा ये ग्रंथ लिखा जाता है। और इस ग्रंथ में, कौन सा ग्रंथ? हम्मीर मद मर्दन में हम्मीर है, जो हम्मीर नाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो ये किया जाता है इल्तुतमिश को संबोधित किया जाता है। ठीक है, हम्मीर के नाम से। तो हम्मीर मद मर्दन जय सिंह सूरी के द्वारा रचित ग्रंथ है, ये आपको ध्यान रखना है। और इससे संबंधित आपको इतना, तेज सिंह के बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो भूतला युद्ध कभी कभी पूछ लिया जाता है, भूतला युद्ध पूछ लिया जाता है। और हम्मीर मद मर्दन नामक ग्रंथ के रचयिता के बारे में पूछ लिया जाता है कि इसके रचयिता कौन है? तो जय सिंह सूरी इसके रचयिता माने जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले जो शासक आते हैं उनका नाम आता है तेज सिंह। तेज सिंह के बारे में हम चर्चा करते हैं। जेतर सिंह के बाद में तेज सिंह। अब तेज सिंह के बारे में हम चर्चा करते हैं। उम्मीद है ये भी अच्छा ही शासक हुआ होगा। तो हम पढ़ते हैं तेज सिंह के बारे में। तेज सिंह कैसा शासक हुआ उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तेज सिंह का समय आता है 1253 से 54 तक। 1253 से 1254 ईस्वी तक ये शासन करता है। ठीक है, 1253 और 54 में है जो 1253-54 में शासन नहीं करता। 1253-54 में इसने क्या किया? बलबन ने एक शासक हुआ, उसका नाम आता है बलबन। और बलबन ने 1253-54 में किस पे आक्रमण किया? तेज सिंह पे जो आक्रमण किया। और तेज सिंह कहाँ का शासक था? तो ये आ जाता है मेवाड़ का। ठीक है, तो सीधी सी बात है, मेवाड़ पे आक्रमण करेगा। तो बलबन ने आक्रमण किया किस पे? मेवाड़ पे। कब किया? 1253 और 54 में ये आक्रमण होता है। ठीक है, तो ये इससे संबंधित आपको इतना ही ध्यान रखना है कि तेज सिंह के शासनकाल के समय बलबन ने आक्रमण किया मेवाड़ पे। कब किया? 1253 और 54 में यह आक्रमण होता है। इसके बाद में अगले शासक की अगर बात करें तो अगला शासक आ जाता है आपका तेज सिंह के बाद में आ जाता है समर सिंह। और समर सिंह का आपको पता ही है, समर सिंह रतन सिंह के पिताजी होते हैं। समर सिंह किसके पिता होते हैं? रतन सिंह के। तो समर सिंह की बात करते हैं। समर सिंह के दो पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? दो पुत्र हुए। एक का नाम आ जाता भीम सिंह। एक का नाम क्या आ जाता है? एक का नाम आ जाता, भीम सिंह नहीं, कुंभकर्ण। एक का नाम आ जाता है कुंभकर्ण। ये है जो कुंभकर्ण। और एक का नाम आ जाता है, क्या नाम आ जाता है? रतन सिंह। तो कुंभकर्ण और रतन सिंह ये दोनों पुत्र किसके आ जाते हैं? ये समर सिंह के पुत्र आ जाते हैं। कुंभकर्ण भोपाल चला जाता है। कहां चला जाता है? भोपाल। और भोपाल जाके वहां शासन करने लग जाता है। रतन सिंह मेवाड़ रह जाता है। और मेवाड़ की गद्दी पे बैठ जाता है कौन? रतन सिंह। मेवाड़ की गद्दी पे कौन बैठ जाता है? रतन सिंह। चित्तौड़ के किले पे शासन करता है कौन? तो बात आती है इसकी रतन सिंह की। रतन सिंह के बारे में कुछ अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो रतन सिंह एक अच्छा शासक हुआ। और इसने थोड़ा इसके शासन काल में
जो कुछ अच्छा कार्य किया और युद्ध भी बहुत हुए इसके शासनकाल में। तो शासनकाल कब आ जाता है इसका? रतन सिंह के शासनकाल के बारे में बात करें तो ये आ जाता है, रतन सिंह के शासनकाल आ जाता है 1302 से 3। ठीक है, 1302 से 3 ईस्वी तक ये शासन करता है। अब बात आती है कि एक ग्रंथ आता है और वो ग्रंथ आ जाता है आपका मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित ग्रंथ आ जाता पद्मावत। और पद्मावत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। और ये जो ग्रंथ है आपका कौन सा ग्रंथ आ जाता है? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित पद्मावत। इसकी रचना कब होती है? तो रचना के बारे में अगर पूछ लिया जाता है तो रचना होती है 1540 ईस्वी में इसकी रचना की जाती है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं रतन सिंह के बारे में। आपको ये तो ध्यान रखना है कि पद्मावत की रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी ने की। कब की? 1540 ईस्वी में की। अब आती है बात रतन सिंह की। रतन सिंह और जो इसका जो भाई था उसका नाम आपको बता ही दिया अभी, कुंभकर्ण चला जाता है भोपाल, रतन सिंह चला जाता है श्रीलंका। कहाँ चला जाता है? श्रीलंका। और श्रीलंका चला जाता है, श्रीलंका में एक बहुत ही अति सुंदर राजकुमारी हुआ करती थी और उस राजकुमारी का नाम आ जाता है, इसका नाम आ जाता है श्रीलंका, और श्रीलंका का नाम आ जाता है सिंगल द्वीप की राजधानी सिंगल द्वीप की राजकुमारी का नाम आ जाता है, आपकी जो पद्मावती। राजकुमारी का नाम क्या आ जाता है? पद्मावती एक अति सुंदर राजकुमारी, सिंगल द्वीप की राजकुमारी। पिता का नाम आ जाता है गंधर्व सेन की पुत्री कौन? पद्मिनी। गंधर्व सेन राजा थे सिंगल द्वीप के और इनकी पुत्री थी पद्मावती इनकी पुत्री अति सुंदर थी। और अगर इनकी रानी के बारे में बात करें, पद्मावती की माता का नाम अगर पूछ लिया जाता है कभी तो इसका नाम आ जाता है चंपावती। क्या नाम आ जाता है? चंपावती। पिता गंधर्व सेन, माता चंपावती। इनके एक पुत्री जन्म लेती है और पुत्री का नाम आ जाता है पद्मावती कहा जाता है इतनी सुंदर थी कि जब भी पानी पीती तो गले में से उसके पानी नजर आता था। कहा जाता है पद्मावत में इसकी रचना की गई है कि इनकी सुंदरता का बखान किया गया कि इतनी सुंदर रानी थी। ठीक है, पहले भी अपन ने इसके बारे में चर्चा कर रखी है पर थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों क्या आती है कि जब बात आती है कि ये श्रीलंका चला जाता है रतन सिंह, क्यों चला जाता? कि क्योंकि एक हीरामन तोता था पद्मावती के पास में। हीरामन तोता के माध्यम से इसको संदेश भेजा जाता है रतन सिंह को कि इस तरीके से सिंगल द्वीप में एक राजकुमारी है, उसका नाम है पद्मावती, वो आपसे इतना प्रेम करती है रतन सिंह से कि आप सोच नहीं सकते। ये बंदा यहाँ से उठ के क्या श्रीलंका चला जाता है। श्रीलंका जाने के बाद में इसको वहां से शादी करके वहां से लेके आके आ जाता है मेवाड़। कुछ शासनकाल गुजारने के बाद में एक इसके दरबार में एक पंडित हुआ और उस पंडित का नाम आ जाता है राघव चेतन बड़ा दुष्ट व्यक्ति। और जो उसने क्या किया, उसकी नजर पड़ जाती है पद्मावती पे। वो सोचता कि क्यों ना मैं पद्मावती को अपनी रानी बना लूं, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसको पता चल जाता है, इसको राज्य से बाहर निकाल देते हैं। और इधर एक दिल्ली पे शासन करता है अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली पे शासन करता रहता है। ये यहां से मेवाड़ से चला जाता है दिल्ली, और दिल्ली जाने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी से पूछता है कि आप कौन हो। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं दिल्ली का शासक हूं, दिल्ली का अलाउद्दीन खिलजी। कि आप शासक होके क्या कर लिया आपने? आप अगर आपको शासक और ऐसा
ऐसा महान शासक जब कहा जाएगा जब आप श्रीलंका यहाँ पे मेवाड़ में रतन सिंह की पत्नी है पद्मावती, वो इतनी सुंदर है कि आप सोच नहीं सकते। तो आप उसको अगर प्राप्त कर लो और अपनी रानी बना लो तो आप वाकई में शासक कहलाने लायक है। ये यहाँ से दिल्ली से मेवाड़ आ जाते हैं। मेवाड़ आने के बाद में पद्मावती के बारे में इसको लेकर जो युद्ध हो जाता है। युद्ध होने के बाद में, युद्ध कब होता है तो ये युद्ध होता है दोस्तों 28 जनवरी 1303 को। 28 जनवरी 1303 को ये युद्ध छिड़ता है और युद्ध छिड़ने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी जो इसमें जीत जाता है और कुछ इस तरीके से पद्मावती जो अपनी 1600 रानियों के साथ में जोहर कर लेती है। तो आपने फिल्म भी देखी होगी, उसमें भी इसकी जानकारी मिल सकती है, बट आपको एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है वही फैक्ट आपको बताए हैं। बात आती है रतन सिंह श्रीलंका से सिंगलदेव की राजकुमारी पद्मावती से शादी करता है। पुत्री किसकी होती है? गंधर्व सेन की। माता का नाम आता है चंपावती। और ये युद्ध राघव चेतन इसका दरबारी पंडित था और युद्ध होता है अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह चित्तौड़गढ़ का जो शाखा होता है, प्रथम शाखा 1303 ईस्वी में होता है। कब होता है? 28 जनवरी 1303 ईस्वी को ये शाखा होता है और पद्मावती ने 1600 रानियों के साथ में जोहर कर किया जाता है और रतन सिंह वहां अपने जो युद्ध में हारे जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा लगे तो, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद।